चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट अ टॉपिक कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? ये बेसिकली वेक्टर सम होता है ऑफ वेरियस फोर्सेस ड्यू टू ईच चार्ज ऑन अ गिवन चार्ज। कॉन्सेप्ट क्या है? मान लीजिए मेरे पास ये एक चार्ज है, इस चार्ज को हम नाम देते हैं Q नॉट। इसके आसपास एक चार्ज ये रखा है Q1, दूसरा चार्ज ये रखा है Q2 और अभी के लिए हम मान लेते हैं कि तीसरा चार्ज एक ये रखा है Q3। सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, ठीक है। इनकी दूरियां, ये है दूरी R1, Q2 की दूरी है R2 और Q3 की दूरी है R3 फ्रॉम Q नॉट। अब ये तीनों इस पर अलग अलग फोर्स लगाएंगे और हम लोग ये जानते हैं कूलम्स जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स, इट इज अ टू बॉडी इंटरैक्शन। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा भी था, यानी एक बार में केवल दो ही बॉडीज के बीच में फोर्स निकाली जा सकती है। तो Q1 की वजह से Q नॉट पर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, हम उसको ऐसे बना देते हैं। ये हमारे पास आ गई फोर्स F1, ये है फोर्स ड्यू टू Q1। अब अगर मैं इस F1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं वेक्टर फॉर्म में, तो मैं उसको लिखूंगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 अपॉन R1 क्यूब R1 वेक्टर, इस तरह से। या मैं इसको R1 स्क्वायर और यहाँ R1 कैप लिख सकता हूं, डिपेंडिंग के मैं कौन सी वाली फॉर्म यूज कर रहा हूं। दोनों फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक बार में ये तो सिर्फ Q नॉट के ऊपर Q1 की वजह से फोर्स थी, लेकिन यहां पर Q2 भी तो रखा है, तो Q2 भी यहां पर फोर्स लगाएगा। तो Q2 Q नॉट पर जो फोर्स लगाएगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस वेक्टर और इसको नाम देते हैं F2 वेक्टर। ये वो फोर्स है जो Q2 Q नॉट पर लगा रहा है रिपल्शन। दोनों लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं F2 वेक्टर कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 अपॉन R2 क्यूब R2 वेक्टर, ठीक। अब यहां पर Q3 भी तो है, ये भी Q नॉट पर फोर्स लगा रहा होगा, तो इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ वेक्टर, इसको हम नाम देते हैं F3 वेक्टर। तो अब अगर इस F3 वेक्टर का वैल्यू लिखी जाए तो F3 वेक्टर आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q3 अपॉन R3 क्यूब R3 वेक्टर, ठीक है। ये F3 की वैल्यू आ गई। अब यहां पर ये तीन फोर्सेस हैं जो एक ही चार्ज Q नॉट पर एक्ट कर रही हैं। वी हैव थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज Q नॉट, ठीक है। तो अब ये तीनों फोर्सेस एक साथ एक्ट कर रही हैं। तो हमने क्लास 11 में सीखा था, जब एक से ज्यादा वेक्टर को इनिशियल होते हैं तो नेट निकालने के लिए हम उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो अब अगर मैं यहां से नेट फोर्स निकालना चाहूं तो मैं कह सकता हूं F नेट या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट वो हो जाएगी F1 वेक्टर का सम प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। यानी जो नेट फोर्स है इस Q नॉट के ऊपर वो इन तीनों इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब अगर मैं ये तीनों वैल्यूज यहां पर उठा करके रखूं तो मेरे पास F नेट वेक्टर आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 अपॉन R1 क्यूब R1 वेक्टर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 अपॉन R2 क्यूब R2 वेक्टर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q3 अपॉन R3 क्यूब R3 वेक्टर, ठीक है। अब इसको अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखूं तो मेरे को दिख रहा है Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है
और मैं इन सबको समेशन नोटेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मेरे पास एफ नेट लिखी जा सकती है एज क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई इक्वल्स 1 to n, और यहां आ जाएगा क्यू आई अपॉन आर आई का क्यूब आर आई वेक्टर। इसका मतलब यह है आई की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो टर्म बन जाएगी Q1 अपॉन R1 का क्यूब R1 वेक्टर, फिर प्लस लगाओगे, समेशन का मतलब होता है प्लस, फिर प्लस लगा करके आप लिखोगे आई की जगह अगली वैल्यू 1 के बाद होगी 2, तो Q2 अपॉन R2 का क्यूब R2 वेक्टर आ जाएगा, फिर प्लस लगा करके अगली वैल्यू होगी 3, तो आपके पास R3 यहां तक आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, यहां पर हमारे पास 3 है, तो 1 से लेकर के 3 तक वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मेरे पास n चार्जेस हो जाएंगे तो यहां वैल्यू में ये जो मैंने 3 लिखा है इसकी जगह मैं लिख दूंगा n। तो ये मेरे पास n टर्म्स तक, मान लो 4 चार्जेस हैं तो पहले n की वैल्यू 1 1 1 रखी जाएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से जितने भी चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी। ठीक है, ये तो थी हमारे पास एक डेरिवेशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। अब नोटिस करो यहां पर मैंने चार्जेस को स्पेस में रैंडमली अलाइन किया है, मैंने यहां पर कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया। यहां पर अगर मैं आपसे Q1 Q2 Q3 की पोजीशंस पूछूं तो आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने उनकी पोजीशंस के लिए जो उनके पोजीशन वेक्टर्स होते हैं उनको इस्तेमाल ही नहीं किया। सिर्फ मैंने इस्तेमाल किया डिस्टेंस वैल्यूज को बिटवीन Q0 Q1 Q0 Q2 और Q0 Q3 के बीच के जो डिस्टेंसेस थे वो। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको चार्जेस के बीच की केवल दूरी गिवन हो तब हम ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो इन चारों चार्जेस के, तब उस केस में हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे या उसका किस तरह से फॉर्मूला बनेगा, अब हम वो सीखते हैं। यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, ये बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में समझना है हमें। तो अब हम पोजीशन वेक्टर्स बनाना चाहते हैं तो हम यहां पर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ। ये हमारा चार्ज है Q0 जिस पर हमको फोर्स निकालनी है। ठीक, इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम बना लेते हैं R0 वेक्टर। ऐसे ये है हमारा Q1 चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर बन जाता है R1 वेक्टर। इसी तरीके से ये बन जाता है हमारे पास Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। ठीक है, और ऐसे ही यहां से हमारे पास बन जाता है Q3 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास 4 चार्जेस हो गए। ठीक, अब हमें वैल्यू निकालनी है फोर्स की बिटवीन Q0 Q1 Q0 Q2 और Q0 Q3, इनके बीच की हमको फोर्सेस कैलकुलेट करनी है। गॉट इट? तो अब जब हमको ये फोर्सेस कैलकुलेट करनी है तो अब हम इनका वेक्टर सम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो हम वेक्टर फोर्सेस निकालेंगे, किस तरह से वो वेक्टर फोर्सेस निकालेंगे आइए वो समझते हैं। ठीक है, यहां पर Q0 और Q1 के बीच में ये डिस्टेंस है। अब ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, यानी दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो मुझे पता है फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। इस फोर्स को मैं F1 वेक्टर का नाम देता हूं। अब इस F1 वेक्टर को कैलकुलेट कैसे करना है वो समझते हैं। देखिए, हमें पता है ये जो F1 वेक्टर होगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1। अब बारी यहां पर जो वेक्टर आता है उसको लिखने की है। समझते हैं वो वेक्टर बनेगा कैसे, ये बड़े ध्यान से समझना। देखो, ये है मेरे पास R0 वेक्टर, ये है मेरे पास R1 वेक्टर। ठीक है, यहां पर रखा है मेरे पास Q0, यहां पर रखा है मेरे पास Q1।
और जो फोर्स लग रही है वो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये है हमारे पास F1। ठीक है, अब हम जब भी फोर्स में डायरेक्शन बताते हैं तो हम डायरेक्शन डिस्टेंस की लेते हैं। ठीक, तो मेरे पास फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो मैं जो भी अपना डिस्टेंस लेना चाहूंगा वो इसी की डायरेक्शन में लेना चाहूंगा। तो जब मैं अपना वो डिस्टेंस वेक्टर बनाऊंगा तो वो डिस्टेंस वेक्टर इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, इस वेक्टर को टेम्परेरी हम नाम दे देते हैं आर वेक्टर। अब अगर आप यहां पर ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो इस ट्राइंगल में, तो आपके पास आएगा आर वेक्टर प्लस R1 वेक्टर इक्वल्स R0 वेक्टर। क्यों भाई? देखो, ये R1 और R सेम ऑर्डर में है, और ये जो R0 है ये ऑपोजिट ऑर्डर में। सेम ऑर्डर होता था हेड ऑफ वन वेक्टर कनेक्टेड टू द टेल ऑफ अनदर वेक्टर, से बोलते थे सेम ऑर्डर, और हेड ऑफ वन वेक्टर कनेक्टेड टू द हेड ऑफ अनदर वेक्टर वो होता था ऑपोजिट ऑर्डर में। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि R1 और R सेम ऑर्डर में है, और ये जो R0 है ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो जो ट्राइंगल लॉ कहता था, जो सेम ऑर्डर वाले दो वेक्टर्स का सम ऑपोजिट ऑर्डर वाले के बराबर होता था अगर ये क्लोज ट्राइंगल बना रहे हैं, जो कि यहां पर बन रहा है। तो अब अगर मैं यहां से इस डिस्टेंस वेक्टर R की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो मेरे पास R वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझ में आ गया? तो हम जो डिस्टेंस वेक्टर लेंगे वो R0 माइनस R1 आएगा Q1 Q0 के लिए। इसी तरीके से Q2 Q0 के लिए R0 माइनस R2 वेक्टर बन जाएगा। Q0 Q3 के लिए R0 माइनस R3 वेक्टर बन जाएगा। ये समझ में आया कैसे बना हमारे पास? तो अब हम सिर्फ ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता था वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो R0 माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब, और मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर होता था, तो R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये F1 का एक्सप्रेशन आया। इसी सेम पैटर्न में मैं अगर इन दोनों के बीच की फोर्स निकालना चाहूं, यहां पर ये फोर्स, तो ये फोर्स इस तरह से बन जाएगी F2 वेक्टर। तो ये F2 वेक्टर अगर मैं लिखूं तो मेरे पास F2 वेक्टर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का क्यूब R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये समझ में आया? यहां पर मैंने देखो क्या किया, पहले यहां पर 1 लिखा था तो इसलिए 1 लिखा था, अब यहां पर 2 वेक्टर आ गया तो 2, क्योंकि देखो इसके लिए अब हमारा जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरह से बनेगा, यहां पर इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। तो R0 वेक्टर हमारा रिजल्टेंट है, R और R2 वेक्टर का सम के बराबर है। गॉट इट? तो इस तरह से हमारे पास जो डिस्टेंस वेक्टर था, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो आ जाएगा R0 माइनस R2 वेक्टर। इसी तरीके से जो तीसरा चार्ज है, इसका अगर आप देखो, ये है डिस्टेंस, तो इसकी जो फोर्स आएगी वो समवॉट यहां पर करीब आ जाएगी ऐसे। ये हमारे पास आ गई F3 वेक्टर। तो अब इसी तरह से F3 वेक्टर अगर मैं निकालूं तो F3 मेरे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 अपॉन R0 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मॉड का क्यूब R0 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। ये मेरे पास तीनों वेक्टर्स आ गए। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि यहां पर Q0 पर जो टोटल फोर्स लग रही है वो इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगी। तो अगर मैं नेट फोर्स निकालूं तो वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर का वेक्टर सम होनी चाहिए। अब मुझे सिर्फ इनकी वैल्यूज प्लेस कर देनी है, तो मेरे पास F नेट की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 अपॉन R0 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मॉड का क्यूब R0 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। ये आ गया। अब इसको मैं समेशन शॉर्ट करके समेशन नोटेशन में लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं F नेट इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q0 बाहर आ जाएगा तो मैं यहां पर Q0 लिख सकता हूं। ठीक है, अब समेशन में हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू 1 to 3, क्योंकि यहां पर 3 चार्जेस हैं, Q0 के अलावा 3 और चार्जेस, तो 1 से लेकर 3 तक,
क्यू आई अपॉन आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर के मॉड का क्यूब, क्योंकि देखो हर बार यही वेक्टर चेंज हो रहा है, आर नॉट तो हर बार सेम है, और इसी तरह से आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। अब अगर मेरे पास 3 से ज्यादा चार्जेस है, मान लो n चार्जेस हैं, तो ये वैल्यू कहां तक चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी अप टिल n। तो हम लिमिट लगा देंगे फ्रॉम 1 to n, तो मेरे पास n चार्जेस के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एज अ कॉन्सेप्ट ये हमें समझ में आ गया। अब ये मैं क्यों करवा रहा हूं, उसका रीजन है इसके ऊपर बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं, एक से एक लाजवाब न्यूमेरिकल्स हम लोग इस पे करेंगे। आपको इसकी असाइनमेंट शीट भी मिलेगी, काफी ढेर सारे क्वेश्चंस उस असाइनमेंट शीट में भी हैं आपके लिए, ठीक है। वो आपको आज मिल जाएगी, जिस पर आप आज से प्रैक्टिस करेंगे। कल का दिन आपके पास संडे का है, तो उसमें आप लोग आराम से इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। गॉट इट। तो अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस जो हमको समझने हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के। वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसी का एक्सटेंशन है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं इसको एज अ डेरिवेशन करा रहा हूं। असलियत में ये न्यूमेरिकल्स हैं आपको, और मैं इसको एज अ डेरिवेशन फॉर्म करा दूंगा, तो फिर आपको कितने भी क्वेश्चन आ जाएं, आपको वो एज अ डेरिवेशन याद रहेगा, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम कंडीशन देखेंगे या केस देखेंगे, वो केस है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स। यानी हमारे पास 2 चार्ज और 1 चार्ज और बीच में रखा जाए, तब उसके लिए इक्विलिब्रियम क्या होगा। अब पहली बात, इक्विलिब्रियम अगर हम मेमोराइज करें, इक्विलिब्रियम, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब कहलाता है जब उस पर लगने वाली नेट फोर्स इज 0 हो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब होता है किसी भी बॉडी का या सिस्टम का जब उस पर लगने वाली नेट फोर्स 0 हो। तो कोई भी अगर मैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में लेता हूं, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे उन पर इंडिविजुअली जो नेट फोर्स लगेगी दैट शुड बी इक्वल टू 0, तब वो पूरा सिस्टम कहलाएगा इन एन इक्विलिब्रियम, ठीक। तो अब हम जो कंडीशन ले रहे हैं, सबसे पहला केस जो हम ले रहे हैं वो है 3 चार्ज पार्टिकल्स या 3 चार्ज सिस्टम। और ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन इसके ऊपर आता है 3 चार्ज सिस्टम में। इसमें क्या कहा जाता है, एक जनरल केस जो इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं वो जनरल केस आपको सिखा रहा हूं। जनरल केस होगा, आपको कहा जाएगा 2 चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस, हम उनको नाम देते हैं प्लस कैपिटल क्यू एंड प्लस कैपिटल क्यू। 2 चार्जेस हैं, ठीक है। अब हो सकता है वो अलग अलग हो, तो हम उसको Q1 और Q2 नाम दे देते हैं। अगर वो सेम होंगे तो भी अच्छी बात है, अलग होंगे तो भी अच्छी बात है। हम दोनों ही केस को एक फॉर्म में सीख लेंगे, ठीक। ये आपके पास 2 चार्जेस हैं, ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर रखे गए हैं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको गिवन है, द डिस्टेंस इज r। आपसे कहा जाएगा हमने इनके बीच में कहीं पर भी एक तीसरा चार्ज रखना है Q। अब देखो, जब तक ये 2 चार्ज थे ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो नेट फोर्स 0 नहीं थी, ये इक्विलिब्रियम में नहीं थे, ठीक। अब अगर मैं एक तीसरा चार्ज उठा करके रखता हूं, यहां पर इनके बीच में रखना है कहीं पर भी, सपोज वो एक चार्ज से Q1 से x डिस्टेंस की दूरी पर है, तो ऑब्वियसली बात है वो Q2 से r माइनस x डिस्टेंस की दूरी पर हो जाएगा। ये हमने अज्यूम कर लिया। आपको क्वेश्चन में आएगा, आपको ये बताना है भैया ये जो Q आपने रखा है, पहली बात तो इसका साइन कैसा हो, प्लस या माइनस। दूसरी चीज, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो कि ये पूरा का पूरा 3 चार्ज का जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। दोबारा से एक बार बता रहा हूं, क्वेश्चन होगा, आपको कहा जाएगा हमने 2 चार्जेस लिए Q1 और Q2, जिनको मैंने एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर रखा। अब हम उनके बीच में कहीं पर भी, उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वहां पर कहीं पर भी एक तीसरा चार्ज स्मॉल q रख देते हैं, और हमको इस स्मॉल q का मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी पता लगानी है, ताकि ये पूरा 3 चार्ज सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑब्टेन कर ले। ये कंडीशन है, ठीक है। अब हमें इसकी कंडीशन को सॉल्व कैसे करना है वो हमने देखना है, ठीक है जी। अब देखो, अब अगर मुझे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है, अगर मुझे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है, तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, इसके ऊपर भी या इसके ऊपर भी नेट फोर्स
जीरो होनी चाहिए, ये कंडीशन है। क्योंकि अगर आपको सिस्टम को इक्विलिब्रियम मानना है तो डेफिनेशन ही ये थी इक्विलिब्रियम की कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब कहलाता है जब उसके चार्जेस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो। ठीक, दो चीजें याद रखनी, इसमें दो केस निकालने को आएंगे। एक में आपको कहा जाएगा ये बताओ ये कहां पर रखा जाए चार्ज क्यू के सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, तब आपको क्यू की वैल्यू गिवन होगी। क्या नहीं गिवन होगा? एक्स। दूसरा केस आएगा आपको डिस्टेंस दिया होगा, आपको क्यू की वैल्यू निकालनी होगी, तब आपको एक्स की और आर माइनस एक्स की वैल्यू पता होगी और तब क्यू निकालना होगा। तो इन दोनों केसेस को दो तरीके से याद रखना है। जब हमको x की वैल्यू निकालने को कहा जाएगा, when we want to find the value of x, उस केस में आप इस चार्ज के ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स है उसको इक्वल टू जीरो कहेंगे। ठीक है, जब आपको x निकालना होगा तो इस चार्ज के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स को आप जीरो कहोगे। ठीक है जी। अब देखो, पहली बात वो हम x कैसे निकालेंगे और q कैसे निकालेंगे। ठीक है, और अगर मुझे कहा जाएगा कि इस q का मैग्नीट्यूड निकालो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, तब मैं इस कोने वाले चार्ज पर, दोनों में से कोई भी एक चार्ज लूंगा, उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स को जीरो रखूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इन दोनों को अब समझते हैं कैसे कैसे इक्वेशन बनेगी। तो अगर मैं स्मॉल q के ऊपर नेट फोर्स को जीरो रखूं, ठीक है, ये दोनों चार्जेस लाइक नेचर के होने चाहिए, सेम, ये वाला अनलाइक होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम आएगा इसमें, या मोस्टली ऐसा आप मान सकते हैं, दिस शुड बी ऑफ अनलाइक। अगर ये लाइक भी होगा तब भी हम इक्विलिब्रियम बना सकते हैं। देखो कैसे, ये दोनों लाइक होने जरूरी है, लेकिन ये अनलाइक नहीं हो सकते। दीज टू चार्जेस मस्ट बी लाइक अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है। क्यों? मान लो अगर ये पॉजिटिव है तो ये q1 इस q को रिपेल करेगा इधर। अब अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसको इधर घसीट लेगा, तो दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में हो जाएंगी, कैंसिल करेंगी नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम के लिए जो दोनों फोर्सेस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकती है। गॉट इट? तो कैंसिलेशन के लिए हमको ये याद रखना है कि ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के होने चाहिए, यानी ये दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव या नेगेटिव तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी चलेगा नेगेटिव भी चलेगा अगर एक्स निकालना है तो। गॉट इट? अब समझो, देखो, अब यहां पर मैंने इसे पॉजिटिव मान लिया, सपोज कि ये पॉजिटिव है, तो Q1 इसको रिपेल करेगा विद अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, Q2 इसको रिपेल करेगा विद अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ये दोनों फोर्सेस अगर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और इनका रिजल्टेंट जीरो आएगा, तभी मैं कहूंगा ये इक्विलिब्रियम में है। ऑपोजिट वेक्टर्स के लिए अगर हम फोर्स निकालें तो पहले Q1 की वजह से स्मॉल q पर जो फोर्स होगी वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q अपॉन दूरी है x स्क्वायर। Q2 की वजह से स्मॉल q पर फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू स्मॉल q अपॉन r माइनस x का स्क्वायर। ये तो फोर्सेस की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, जो कि हम जनरली मानते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली को मुझे क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव, तो ये माइनस लग गया यहां पर। और नेट फोर्स ये दोनों क्या बनाएंगी हमारे पास? ये क्या देंगी हमको? नेट फोर्स। और अगर इक्विलिब्रियम होना है तो ये नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। ये बन गई हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक, इसी तरह से अगर अब मुझे ये चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, तब कोने में से कोई सा भी एक चार्ज ले लो, उसके ऊपर लगने वाली जो दोनों फोर्सेस हैं उनका सम जीरो होना चाहिए। ठीक है, हमें ये मैग्नीट्यूड नहीं पता है कैसा है, तो अब मैं इसको कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इसको एक वैल्यू रखूंगा। ठीक है, इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालते हैं कितनी लगेगी। देखो, इसके ऊपर पहले Q की वजह से फोर्स, तो जो F नेट निकलेगी मेरे पास वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब ये Q1 की दूरी Q2 से कितनी है? R। तो अब Q1 पर एक फोर्स लगा रहा है स्मॉल q, Q1 पर दूसरी फोर्स लगा रहा है Q2, तो अब दूसरी फोर्स आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इन दोनों फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता कि ये लाइक होंगी या ऑपोजिट, क्योंकि मुझे इसका चार्ज की पोलैरिटी नहीं पता, तो मैं नहीं पता लगा सकता कि ये सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने अभी इसको लिख दिया प्लस इक्वल टू जीरो।
ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहां से x की और q की दोनों की वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएंगी। ऑन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, आप कर सकते हैं इसे आराम से बैठ कर घर पे सॉल्व, ठीक है। आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी x की, ध्यान रखना वो x की वैल्यू आएगी अंडर रूट q1 अपॉन रूट ऑफ q1 प्लस रूट ऑफ q2 टाइम्स r। ये आपके पास किसकी वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आएगी x की। याद रखना x जिस चार्ज से दूरी है उसी का रूट ऊपर आता है। फॉर्मूले को मेमोराइज करने के लिए बहुत आसान रहेगा, कंपटीशन में बहुत मदद करेगा आपकी ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। ये इक्वेशन 1 को सॉल्व करके आया। इसी तरह से जब मैं इक्वेशन 2 को सॉल्व करूंगा तब मेरे पास ये जो q है इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस ऑफ q1 q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ q1 प्लस अंडर रूट ऑफ q2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल q। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तब आपके पास ये आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, ऑन सॉल्विंग दीस टू इक्वेशंस। तो ये जो 3 चार्ज सिस्टम है इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिलेंगे, जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको पैटर्न याद रखना है। जब भी आपको चार्ज स्मॉल q की वैल्यू निकालने को कहा जाए तो आप कोने वाला एक चार्ज पकड़ोगे, उसके ऊपर नेट फोर्स का सम इक्वल टू 0 रख दोगे। याद रखनी है बात, ठीक। जब भी आपसे कहा जाए ये चार्ज q कहां पर रखा जाए, आपको तब उस केस में ये तीनों चार्जेस गिवन होंगे, इनकी वैल्यूज गिवन होंगी। तब आप क्या करोगे? तब सेंटर वाले चार्ज को पकड़ोगे और इस पर जो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट लेंगे, क्योंकि आपको कंडीशन में समझ में आ जाएगा कि ऑपोजिट ही लेंगी वो फोर्सेस, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमेशा लाइक होने चाहिए, तभी सेंटर में रखने पर इक्विलिब्रियम आ सकता है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं आएगा सेंटर में रखने पर, ठीक है। तो उस केस में आप कहोगे कि ये जो स्मॉल q है इसकी दूरी इससे x है, इसकी दूरी इससे r माइनस x है, तब इन दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल टू 0 रखना है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये मेमोराइज कर लेने हैं आप लोगों को, अगर आप चाहते हो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। ये मैं एज अ पैटर्न सिखा रहा हूं, जबकि एक्चुअली में ये न्यूमेरिकल्स आपको बुक में आपकी असाइनमेंट शीट में गिवन होंगे। तो एक पैटर्न की फॉर्म में याद करने से हमारे लिए ये काम करना बहुत आसान हो जाता है, इनको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल बन जाते हैं हमारे लिए। हमें याद रहता है कि यार तो ये ऐसा पैटर्न था तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो इट मेक्स इट इजियर टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला केस हमने सीखा 3 चार्ज सिस्टम का इक्विलिब्रियम जब वो एक स्ट्रेट लाइन में रखे गए हो। अब हम सीखेंगे अगर मेरे पास कोई ज्योमेट्रिकल शेप हो, कोई भी एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप हो, मान लो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है या मेरे पास एक स्क्वायर है, ये मेरे पास रेगुलर हेक्सागन है, ऐसे केसेस मुझे गिवन हैं और मुझे सेंटर पर, उनके बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पर एक चार्ज रख दिया गया, उस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो कैलकुलेट करनी होगी। ऑलराइट, तो लेट अस कैलकुलेट। अब हम सीखेंगे फॉर ज्योमेट्रिक शेप्स इक्विलिब्रियम फॉर रेगुलर ज्योमेट्रिक फिगर्स। तो इसमें आपको 2 ही फिगर्स मिलेंगी। क्वेश्चन जब भी आएगा आपके पास, या तो ट्राइंगल का क्वेश्चन आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, या आपके पास एक स्क्वायर का क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको वो दोनों ही इन द फॉर्म, उसका फॉर्मूला आपको बता दूंगा, करना कैसे वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ज्योमेट्रिक शेप्स कर रहे हैं हम लोग, ज्योमेट्रिक शेप्स में इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम देखते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस। ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। मैंने इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पर चार्ज रख दिए, सेम आइडेंटिकल चार्जेस Q। सेंट्रॉइड पर इक्विलिब्रियम अगर आपको निकालना है कितनी फोर्स लगेगी, आपको वो वैल्यू निकालनी है कि कौन सा चार्ज रखा जाएगा, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा ये बताओ कि इसका जो सेंट्रॉइड है, ये इस सेंट्रॉइड पर मैंने एक चार्ज रख दिया कैपिटल Q। आपको बताना है इस कैपिटल Q की वैल्यू कितनी हो कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे। जब तक ये चार्ज नहीं था तब तक ये तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं थे। उसका कारण है इस चार्ज को ये चार्ज इधर पुश कर रहा था, ये चार्ज उधर पुश कर रहा था, तो नेट फोर्स यहां कहीं बीच में आ रही थी,
इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ये इसके ऊपर उधर फोर्स ले, ये उधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन दोनों दो चार्ज तीसरे चार्ज को रिपेल कर रहे थे, लाइक चार्जेस है। अब उसके रिपल्शन को मुझे बैलेंस करना है इस चार्ज से, तो मैं क्या करूंगा, तब मेरे को वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसको समझोगे कैसे, कैसे बना फॉर्मूला, मैं सिखाता हूं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये मेरे पास है चार्ज स्मॉल क्यू, यहां पर रखा है। इस स्मॉल क्यू पे ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, रिपल्शन, लाइक चार्जेस रिपेल, एफ। ठीक है, अगर आपको ये साइड ए गिवन है तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ की वैल्यू। तो आपके पास जो एफ आएगा वो आएगा स्मॉल के 1/4 के लिए मैं कांस्टेंट यूज कर लेता हूं, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ये क्यू भी इसको रिपेल करेगा। अब क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो ये फोर्स भी सेम हो जाएगी। ये एंगल 60 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल हो जाएगा ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं, वो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आर। अब अगर मुझे इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो मेरी अप्लाइड फोर्स इस आर के बिल्कुल ऑपोजिट होनी चाहिए, यानी अलोंग दिस डायरेक्शन, यहां पर आनी चाहिए, जो मेरी नेट फोर्स आनी चाहिए पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये जो एफ डैश ये अप्लाई करेगा, ये इधर की तरफ फोर्स केवल तब अप्लाई कर सकता है जब ये नेगेटिव हो, यानी इससे ऑपोजिट पोलैरिटी का। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तभी ऐसा होगा। अगर मैंने यहां पॉजिटिव रख दिया मान लो, तो ये पॉजिटिव इसको और रिपेल करेगा, तब तो वो फोर्स इसमें ऐड हो जाएगी, ऑपोजिट नहीं जाएगी। तो अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो याद रखना है, दिस चार्ज शुड हैव ऑपोजिट साइन टू दिस चार्ज। ये तीनों लाइक चार्ज होने चाहिए और ये अनलाइक चार्ज होगा, तभी इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होगा, पहली चीज। ठीक है, अब अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू निकालूं तो ये फोर्स एग्जैक्टली उसके कितनी हो जानी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए। ठीक है, तब इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम इस Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो R माइनस एफ डैश इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को जब आप रखोगे तो यहां पर जो फॉर्मूला निकालने के लिए कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा R माइनस एफ डैश शुड बी इक्वल टू 0। R को हम वेक्टर सम से निकाल सकते हैं, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 से। और f, ये जो हमारे पास f डैश है, ये इस डिस्टेंस से निकालेंगे पहले। भाई f डैश के लिए ये दूरी निकालनी आनी चाहिए। सेंट्रोइड की दूरी निकालने के लिए हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये एक मीडियन निकालोगे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैसे, समझ लो। ये भी मान लीजिए ये मेरे पास मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये भी साइड ए है, मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं, बायो वाले खासतौर पर ध्यान देना इसके लिए। ठीक है, ये जो दूरी हो जाएगी ये a/2 हो जाएगी, यहां तक की दूरी, ये a है। तो अगर मुझे ये l कैलकुलेट करनी है, हम इसको नाम देते हैं l, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा l स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो मेरे पास l स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर अपॉन 4, यानी ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर अपॉन 4। ये l स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो l की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √3/2 टाइम्स a, ये इस दूरी की वैल्यू आएगी। अब खासियत क्या होती है, ये जो सेंट्रॉइड होता है C, ये सेंट्रॉइड इस साइड को 2:1 में डिवाइड करता है। ये प्रॉपर्टी होती है सेंट्रॉइड की कि ये जो दूरी है ये और इस दूरी को ये 2:1 में डिवाइड होगा। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द रेशो 2:1। इसी का हमको कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। तो अगर मुझे ये दूरी निकालनी है, मान लो ये a है और ये सेंट्रॉइड C है, तो जो AC है वो इस पूरी साइड का 2/3 हो जाए, क्योंकि अगर रेशो 2:1 है तो फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3 और 1/3। भाई 3 टुकड़े हैं, उनमें से 2 टुकड़े यहां पर हैं और 1 टुकड़ा यहां पर है, तो फ्रैक्शन तो वही होता है ना कि कितने टोटल टुकड़ों में से कितने टुकड़े यहां पर हैं। तो 3 टुकड़ों में से 2 यहां पर हैं, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 2/3। तो AC की वैल्यू जो हो जाएगी 2/3 टाइम्स L। L की वैल्यू हम निकाल चुके थे √3/2 टाइम्स A, तो मेरे पास AC की वैल्यू आ जाएगी 2/3
इंटू √3/2 टाइम्स ए। ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास AC की वैल्यू आई √3/3 इंटू ए। इसको मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, उस √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, या रैशनलाइज कर सकते हो इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, सीखा है आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में। तो आपके पास AC की वैल्यू आ जाएगी A/√3। ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया, L की वैल्यू, ये जो दूरी थी, ये इसकी वैल्यू, ये जो डिस्टेंस D है, सपोज इसको मान लेते हैं डिस्टेंस D, यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो ये जो डिस्टेंस D है, इसकी वैल्यू आ गई A/√3। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू, जब आप F' की वैल्यू निकालोगे तो उसमें दूरी रखोगे D की वैल्यू, और जब आप इन सारी वैल्यूज को रख के इस फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे तो आपके पास जो कैपिटल Q है उसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी कैपिटल Q की, वो आ जाएगी -Q/√3। ये वैल्यू निकल करके आएगी आपकी जब आप इस इक्वेशन में F की इस R की वैल्यू कैसे बनेगी? R जो आएगा आपके पास वो आएगा √F² प्लस F² प्लस 2F इंटू F cos 60 डिग्री √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, वो वाला फॉर्मूला लगाया। और ये जो F' आएगा आपके पास, F' आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K रख सकते हो इसकी जगह आप, और यहां आएगा Q इंटू स्मॉल q अपॉन D का स्क्वायर। D की वैल्यू हमारे पास ये है A/√3। ठीक है, तो जब आप इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू यहां रखोगे और उसको इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास कैपिटल Q की वैल्यू निकल करके आ जाएगी -Q/√3। ठीक, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर जो चार्ज रखा जाए उसका मैग्नीट्यूड, सेंट्रॉइड पर जो चार्ज रखा जाए ताकि उसका मैग्नीट्यूड जो इक्विलिब्रियम में आ जाए पूरा सिस्टम, ये उसकी कंडीशन है। अब इसके बाद हम सेम ऐसे ही देखेंगे, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड्स पर हमने इक्वल चार्जेस रखे हैं, तो उसके सेंटर पर कितना चार्ज रखा जाए ताकि उसमें भी इक्विलिब्रियम आ जाए, वो कॉन्सेप्ट हमने समझना है। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं हम लोग स्क्वायर की। ये है मेरे पास एक स्क्वायर, ठीक, इसके चारों कॉर्नर्स पर मैंने आइडेंटिकल चार्ज रख दिए हैं Q। ठीक है जी, इस स्क्वायर की हर साइड स्मॉल a है। अब अगर मैं कोई सा भी एक चार्ज कंसीडर करूं, मान लो ये वाला चार्ज कंसीडर कर लेता हूं, तो ये हर चार्ज बाकी के 3 चार्ज की वजह से रिपेल होगा। कैसे? ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर विद अ फोर्स F1, ये वाला चार्ज भी एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स लगाएगा क्योंकि डिस्टेंस बराबर है और चार्ज बराबर है। अगर मैं इस F1 का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो F1 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन A², क्योंकि ये दोनों चार्जेस Q और Q, ये दोनों चार्जेस Q और Q, दोनों के लिए दूरी A। अब ये वाला जो चार्ज है ये A दूरी पर नहीं है बल्कि ये कुछ और दूरी पर है। कितनी दूरी पर है वो निकाल लेते हैं। उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल पर। इस ट्रायंगल पर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए तो आप लिखोगे ये वाली साइड जो है, इसको मान लीजिए, मैं मान लेता हूं सपोज L, तो मैं लिखूंगा L² इज इक्वल टू A² प्लस A² दैट इज 2A²। तो स्क्वायर रूट निकालो तो L इज इक्वल टू √2A टाइम्स। ठीक है, तो ये जो L है इसकी दूरी आ गई √2A। तो अगर मैं अब इसकी वजह से फोर्स निकालूं वो सेम नहीं होगी, वो अलग होगी क्योंकि दूरी बदल गई। तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगी, सपोज हम उसको नाम दे देते हैं F2, तो ये फोर्स आ गई F2। अब अगर मैं इस F2 का मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन L²। L की वैल्यू √2A रखो तो आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन 2A²। ये F2 की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो, ये जो F1 और F1 है इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही लाई करेगा, सेंटर पर, एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है, हमको पता है ये बात आइडेंटिकल वेक्टर्स में। तो वो जो इनका रिजल्टेंट होगा R, या उसको F' नाम दे देते हैं हम, या कुछ भी, सपोज F1' नाम दे देते हैं। ठीक है, तो वो F1' बीच में लाई करेगा। F1' की वैल्यू आ जाएगी √F1² प्लस F1²। क्यों भैया? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है।
परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ये एंगल 90 होता है इसकी वजह से। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया √2 टाइम्स F1, F1 डैश की वैल्यू आ गई। अब ये F1 डैश और F2 सेम डायरेक्शन में है, तो इनका जो टोटल रिजल्टेंट आ जाएगा R, वो आ जाएगा F1 डैश प्लस F2। R की वैल्यू आ गई, यहां से F1 डैश की वैल्यू रख सकता हूं, यहां से F2 की वैल्यू रख सकता हूं। तो देखो दोनों की वैल्यू रखूं अगर मैं, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये √2 टाइम्स आया यहां पर आपके पास, √2 टाइम्स F1, तो यहां आ जाएगा √2, और ये आ जाएगा Q² अपॉन A²। यहां से F1 की वैल्यू उठा करके रख दी मैंने सिर्फ। ठीक है, प्लस वैल्यू रखो Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A²। ये मैंने F2 की वैल्यू रख दी, ये वैल्यू आ गई R की वैल्यू, ये आ गई नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। नेट फोर्स निकाल ली मैंने। अब अगर मुझे यहां सेंटर पर कोई चार्ज रखना है, सपोज कैपिटल Q, ठीक है, पहली बात, इस चार्ज की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। मान लो ये चार्ज है, ये इक्विलिब्रियम में तब होगा, इसके ऊपर फिलहाल फोर्स इधर लग रही है, जो मेरे पास नेट फोर्स R आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, इधर की तरफ। अगर मुझे इस फोर्स को बैलेंस करना है, तो जो Q फोर्स लगाएगा वो इधर आनी चाहिए, तभी ये बैलेंस हो सकती है। ठीक है, तो ये जो फोर्स F लगाएगा, इस फोर्स F को इस R के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये उधर की तरफ तब खींचेगा जब ये वाला चार्ज कैसा हो, नेगेटिव। तो पहली चीज, इस चार्ज की पोलैरिटी ऑपोजिट होनी चाहिए इन चार चार्जेस से, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है सिस्टम। पहली चीज समझ में आई। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो ये फोर्स और ये जो R फोर्स आई थी मेरे पास, इन दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए, तभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि ये जो R माइनस F, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब F निकालने के लिए, अगर आप F निकालो, तो ये जो F आएगी आपके पास, इसमें चार्जेस हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज है Q और एक है स्मॉल q, Q और स्मॉल q, और दूरी है L का आधा। L की वैल्यू आई थी हमारे पास, देखो √2a, इसका हाफ कर दूंगा तो a/√2 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा a/√2 का स्क्वायर, दैट इज 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a²। ये F की वैल्यू आई, R की वैल्यू यहां से हमारे पास है। इन दोनों का डिफरेंस जब आप रखोगे इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। और ऐसा करके जब आप इनको सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे वैल्यू रखने के बाद, तो आपके पास जो स्मॉल ये कैपिटल Q आएगा, इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी -Q 2√2 + 1 अपॉन 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये कैपिटल Q की वैल्यू निकल करके आ जाएगी ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन। इसमें R की और F की वैल्यू उठा करके इंसर्ट करोगे और इक्वल टू 0 करके जब सॉल्व करोगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली कैपिटल Q इसके बराबर है। अब ध्यान से देखो, इसमें एक्सप्रेशन में यहां माइनस साइन आ रहा है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो Q है ये ऑपोजिट साइन का होगा, केवल तभी इक्विलिब्रियम कर पाना इसमें पॉसिबल है। गॉट इट? तो मैं यहां पर हर बार एक ही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, वो है इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स शुड बी 0। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, तो उसके बेसिक फंडामेंटल स्टेप सेम है। क्या है फंडामेंटल स्टेप? सबसे पहले आप ये चेक करो कि उसके एक कॉर्नर पर कोई भी एक फोर्स ले लो, कोई भी एक चार्ज ले लो, उसके ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करो अदर चार्जेस की वजह से, और जो आपका दूसरा चार्ज आप रखोगे सेंटर पर, उसके द्वारा लगाई गई जो फोर्स होगी वो उस फोर्स के बराबर और ऑपोजिट होनी चाहिए, केवल तभी वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो पाएगा। तो जब भी आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दोगे, आपके पास कैसा भी क्वेश्चन गिवन क्यों ना हो, वो सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है जी, ये था इक्विलिब्रियम ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स। अब एक और इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है, वो है पेंडुलम का, डबल पेंडुलम। डबल पेंडुलम में आपको दो चार्जेस दिए जाएंगे स्ट्रिंग से टंगे हुए, वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में हैंग्ड है। वो वाला केस भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डबल पेंडुलम।
ठीक है, ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, Q और Q चार्ज के। इनको एक थ्रेड से जिसकी लेंथ L है हैंग कर दिया गया फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। अब ये दोनों क्योंकि चार्जेस सेम हैं, मास बिल्कुल आइडेंटिकल चार्जेस गिवन होंगे आपको ये, तो ये वर्टिकल के साथ बिल्कुल बराबर एंगल थीटा और थीटा बना रहे होंगे, ये हम अज्यूम करके चलेंगे ऐसा होगा, सिमिट्री हमें ही बताती है। ठीक है, अब कोई भी एक चार्ज पकड़ लो आप, मान लो ये वाला चार्ज है, इसके ऊपर देखो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। पहली बात, ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इसकी वजह से रिपल्शन लग रहा होगा, ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, Fe। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये गिवन है कि ये जो चार्ज, ये जो दूरी है ये है x इनके बीच की, इस चार्ज इसका जो भी बॉडी है इसका वजन भी एक्ट कर रहा होगा, यानी इसका वेट mg या w इधर एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ, w इक्वल्स टू mg। ठीक, और ये जिस स्ट्रिंग से हैंग किया गया है, इस स्ट्रिंग के अंदर तनाव या टेंशन होगा, वो टेंशन टी इधर की तरफ एक्ट करेगी। अगर इस टेंशन टी को देखा जाए तो ये टेंशन टी एक्चुअली में वर्टिकल के साथ सेम एंगल थीटा बना रही होगी ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से। तो इस टेंशन टी को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं दो कंपोनेंट्स में, एक वर्टिकल कंपोनेंट, अब थीटा साथ में है तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा टी कॉस थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, अब अगर आपको इसमें इक्विलिब्रियम जनरेट करना है तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंडिविजुअली अलग अलग कंसीडर कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर एक्स एक्सिस के लिए लेता हूं, तो फॉर एक्स एक्सिस में देखो इस चार्ज पर कौन कौन सी दो फोर्स लग रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ टी साइन थीटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। ठीक है, तो अब Fe को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस इज x स्क्वायर। ये Fe की वैल्यू मेरे पास है, गॉट इट जी, ये Fe की वैल्यू मेरे पास है। अब अगर इक्विलिब्रियम होना है तो ये जो टी साइन थीटा है ये Fe के बराबर होनी चाहिए, या नेट फोर्स 0 होनी चाहिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी, तो मैं लिखूंगा टी साइन थीटा माइनस Fe शुड बी इक्वल टू 0, या टी साइन थीटा इक्वल्स टू Fe, और Fe की वैल्यू अगर आप रख दो तो K, इसकी वैल्यू K है Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग इक्विलिब्रियम निकाल लिया हमने। अब इसी तरह से वाई एक्सिस के लॉन्ग भी इक्विलिब्रियम मेरे पास ऑब्टेन होना चाहिए। भाई ये ऊपर लग रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस पर टी कॉस थीटा, और नेगेटिव वाई एक्सिस पर लग रहा है mg, ये दोनों बराबर होंगे या इनका रिजल्टेंट 0 होगा, तभी तो बॉल ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, वाई एक्सिस पर इक्विलिब्रियम तभी ऑब्टेन होगा। तो मैं फॉर वाई एक्सिस इसमें लिख सकता हूं टी कॉस थीटा माइनस w इक्वल्स टू 0 और टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। ये मेरी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां से अगर मैं आपसे कहा जाए फाइंड द एंगल, ये वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर होगी, आपको ये कहा जाए बताओ ये जो स्ट्रिंग है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, दैट इज थीटा। आपको ये थीटा फाइंड करने को कहा जाए तो आप इन दोनों को डिवाइड कर देना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन mg आ जाएगा। ये t से t कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाता है tan थीटा, तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg। इस तरह से आप tan इनवर्स कर दोगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। पहली चीज जो हम यहां से निकाल सकते हैं वो है थीटा। ठीक है जी, अब दूसरी चीज आती है, अगर ये थीटा स्मॉल हो जाए तब उस केस में क्या होगा। तो इसमें स्पेशल केस आएगा कि अगर आपको गिवन है इफ द एंगल इज वेरी स्मॉल, तो हम कहेंगे इफ थीटा इज स्मॉल, तो
तो ये जो tan थीटा होता है ये अप्रोक्सीमेटली sin थीटा के बराबर ही होता है। स्टार्टिंग में अगर आप नोटिस करो tan और sin की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम होती है, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। और sin थीटा जो आपके पास आएगा यहां पर, sin थीटा की वैल्यू वो आ जाएगा यहां पर x अपॉन 2l, दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन 2l। क्यों भाई, डिस्टेंस है x बाय 2, भाई ये दूरी कितनी है x बाय 2, और l ये है sin थीटा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज, सॉरी, ठीक है ना। तो आपके पास परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा x बाय 2 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा l, ठीक। तो x अपॉन 2 अपॉन l बिकम्स x बाय 2l, तो ये आ जाएगा x बाय 2l, ठीक है। अब हम tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहां से, ये वाला वैल्यू, इसको x अपॉन 2l के बराबर रख देना है, तो आपके पास आ जाएगा देयरफॉर x अपॉन 2l इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg, और k की जगह मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, जिसको लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg। ये x अपॉन 2l की वैल्यू आ गई। अब अगर मुझे ये x निकालना है, ये दूरी, ये कितनी दूरी पर हो, दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको, ये बताओ वो कितनी दूरी पर है, तो जो x की वैल्यू यहां से आएगी, ये 2l उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये x स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, ये x क्यूब बन जाएगा, इधर जाओगे तो ये x स्क्वायर उधर जाकर के x क्यूब बन जाएगा, यहां से x स्क्वायर इधर चला जाएगा और 2l इधर आ जाएगा, व्हाट इट, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई में हो जाएगा x क्यूब, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास mg इंटू 2l, ये आगे जी। अब देखो ध्यान से, इस 2 से इसको बना दोगे 2, तो मेरे पास x क्यूब की वैल्यू ये आ गई, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी q स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और जब मैंने ये क्यूब इधर से हटाया तो यहां पर क्यूब रूट आ गया, क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3। ये एक्चुअली में एक क्वेश्चन में प्रूफ भी आपसे मांगा गया है, शो दैट इक्विलिब्रियम होने पर x की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ये एक्चुअली में एक प्रूफ करने के लिए कहा गया है आपको क्वेश्चन में, तो हम इस तरह से ये चीज प्रूव कर सकते हैं, गॉट इट, ये था इक्विलिब्रियम। अब इसमें एक चीज और याद रखनी जो मैंने आपको क्लास 11 में बताई थी, यहां पर आपके पास 3 फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आप ये फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर मैं इसको नाम देता हूं O, ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है। तो हम ये वाला ट्राइंगल एक लेंगे, इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन ट्रू होती है फॉर 3 फोर्सेस। कंडीशन क्या आएगी, फोर्स अपॉन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, जैसे FE है, FE के लिए ये x/2 यानी AC, तो मैं लिखूंगा FE अपॉन AC, ये बराबर होगी mg के लिए, और mg के लिए लाइन ऑफ एक्शन इस ट्राइंगल की है OC, mg अपॉन OC। ऐसे ही टेंशन के लिए लाइन ऑफ एक्शन है AO इक्वल्स टू टेंशन अपॉन AO, ये जैसे लामीज थ्योरम से हम लोगों ने ये फॉर्म बनाई थी, तो ये भी किसी क्वेश्चन में आपके काम में आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सस्पेंडेड बॉडीज के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। अब इसमें एक स्पेशल केस, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, आपसे कहा जाएगा अगर मान लो ये पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को मैं एक सैटेलाइट में ले गया। अब सैटेलाइट के लिए आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में लास्ट ईयर सीखा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सैटेलाइट में जाता है, सैटेलाइट इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो एपरेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 0 होती है। एपरेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 0 होने से क्या चीज 0 होती है, वेट 0 हो जाता है, एंड द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। इसका मतलब ये जो वेट यहां पर एक्ट कर रहा है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जब ये वाली फोर्स ही खत्म हो जाएगी तो केवल 2 फोर्स बची, एक Fe और T, और तब ये दोनों ऑपोजिट होंगी, तभी एक दूसरे को इक्वेट कर पाएंगी, और ऐसा करने के लिए तभी पॉसिबल है जब ये दोनों चार्जेस Q और Q एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट लाई कर रहे हो सेंटर से, तो यानी ये दूरी भी L हो जाए, पूरी धागा ऑपोजिट हो जाए L और L, तो 2L दूरी पर हो जाए, तब ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है ये बराबर हो जाएगी Fe के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और तब आप इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। टेंशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ध्यान यहां रखना है कि अब यहां पे जो दूरी है x नहीं आएगी, दूरी आ जाएगी 2L, जो डिस्टेंस है L प्लस L विल बी 2L,
तो इस केस में जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी वो आएगी KQ² अपॉन 4L², 2L का होल स्क्वायर बिकम्स 4L² इक्वल्स टू टेंशन रख दोगे तो आपके पास टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगी। आपसे कहा जाएगा ये बताओ अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक सैटेलाइट में ले गया तब इसके धागे में जो टेंशन है वो कितनी होगी, तो ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के बराबर होगी और यही आपकी टेंशन की वैल्यू होगी। गॉट इट? तो ये हमने इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम किया, अलग अलग इक्विलिब्रियम, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।